हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 9। हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आएंगे, जितने भी सेट्स आएंगे, उसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, या तो आप इससे ज्वाइन कर लें या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन करें और सीधा आप इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, फिर वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो का पीडीएफ या इससे पहले जितने भी सेट्स हो चुके हैं उसका पीडीएफ, या फिर आने वाले जितने भी सेट्स होंगे उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यह है विषाणु, यह है जीवाणु, यह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अपने आप में जीवाणु है। बैक्टीरियोफेज जो कि अपने आप में एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज ये वो विषाणु है जो बैक्टीरिया को मार गिराते हैं, यानी बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। वैसे विषाणु को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो इनमें 2 जीवाणु हैं और 2 विषाणु हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया और वायरस के साइज की बात करें तो वायरस का जो साइज है ये छोटा होता है बैक्टीरिया से भी। लेकिन वायरस को हम लोग जीव बोलते कहाँ हैं? वायरस को तो हम लोग सिंपली पार्टिकल बोलते हैं, कण बोलते हैं, एक कण बोलते हैं। ये एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा कण है जो संयोजक करी है सजीव और निर्जीव के बीच में। क्योंकि जीव हम उसी को मानते हैं जिनके पास कोशिका जैसी कोई चीज़ है, जिन पे कोशिका सिद्धांत लागू होता है। लेकिन वायरस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, कोशिका जैसी कोई चीज़ नहीं है इसके पास, इसीलिए हम लोग इसे जीव बोलते ही नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। हमसे सबसे छोटा बोला है ना, तो बैक्टीरिया हो जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी हमें माइकोप्लाज्मा दे रखा है, तो हमारा बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। वायरस को हम क्या बोलते हैं? ए सेलुलर बोलते हैं। ए सेलुलर यानी कि ए कोशिकीय या फिर अकोशिकीय। ये कोशिकीय संरचना इनके पास नहीं है वायरस के पास। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा यह एक प्रकार का जीवाणु है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं है तो ये माइकोप्लाज्मा जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है। यह सबसे सूक्ष्म सजीव है या फिर सबसे सूक्ष्म जीव है, ये बोल सकते हो आप। यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, तो ये सही है। देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके पास कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो कि अपने आप में एक बैक्टीरिया है, इनके पास कोशिका भित्ति नहीं है। इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया का जो स्पेलिंग है स्टार्ट होता है पी से। विषाणु वायरस, इसकी खोज इवानोव्स्की ने की थी तंबाकू के पौधे से। ये एक अकोशिकीय जीव है। यहाँ पर एक कोशिकीय मत समझना, अकोशिकीय। अकोशिकीय एक होता है एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। यह अकोशिकीय यानी कि ए सेलुलर। ये केवल जीवित कोशिका में ही गुणन कर सकते हैं। जबकि जो आपके कोशिकीय जीव होते हैं बैक्टीरिया, ये जीवित रहे मृत रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन वायरस के अंदर आप जानते हो वायरस को मिलना चाहिए लिविंग सेल या फिर लिविंग टिश्यू। सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। विषाणु के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। विषाणु जीवाणु से भी छोटे हैं। 5 जगत वर्गीकरण में इसे नहीं रखा गया है। जो 5 जगत वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, सारे के सारे जो बैक्टीरिया आते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। वायरस के लिए कोई स्थान नहीं है 5 जगत वर्गीकरण में। जीवाणु पर आक्रमण करने वाले विषाणु को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा नदी है, जो गंगा रिवर है, जो गंगा नदी है, इसका पानी सड़ता नहीं है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज यानी कि ये जो विषाणु है ये जीवाणुओं को मार देते हैं, जिससे पानी खराब नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से निर्मित होते हैं उसे मिश्र धातु बोलते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील है जो कि एक अच्छा मिश्र धातु है, इस पे जंग नहीं लगता जल्दी, वो है लोहा, निकल, क्रोमियम, कार्बन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस में मिलता है? आपके पास ऑप्शन है फूल है, पर्ण है, बीज है, कली है। जो एम्ब्रियो है किस में मिलता है? बीज के जो है 3 हिस्से होते हैं, बीज आवरण, बीज पत्र, भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष यानी जो भ्रूण है ना, भ्रूण के पास भ्रूणीय अक्ष होता है। का ये जो एम्ब्रियो होता है उसी के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये जो बीज आवरण है ये
प्रोटेक्ट करने का काम करेगा इस भ्रूण को। ये जो बीज पत्र है ये खाना पीना खिलाएगा, इसको पोषण प्रदान करवाएगा। एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, भ्रूण अक्ष होता है। उनके 2 एंड्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं। एक सिरा को हम लोग मूलांकुर बोलते हैं, दूसरे सिरे को हम लोग प्रांकुर बोलते हैं। अब ये जो मूलांकुर है इसी से आपके मूल विकसित होते हैं, यानी कि जड़ें विकसित होती हैं। ये जो प्रांकुर है इसी से आपका तना विकसित होता है, यानी जमीन के नीचे वाले भाग जो है मूल से, और ऊपर वाला जो भाग है ये तना से विकसित होगा, ये प्रांकुर से विकसित होगा, और जमीन के नीचे वाला भाग मूलांकुर से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भ्रूण जो है ये बीज में मिलता है। सिरके का रासायनिक नाम है, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है आई थिंक बीपीएससी का। सिरके का रासायनिक नाम है, देखो सिरका का कोई रासायनिक नाम नहीं है, सिरका तो एक मिक्सचर है, सिरका तो एक मिक्सचर है पानी और एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल सिरके का घटक है, पानी और 5 to 8% एसिटिक एसिड, अब चाहो तो याद रख सकते हो 5 to 8% एसिटिक एसिड, 5 to 8% एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। तो सिरका का रासायनिक नाम कुछ नहीं होता है, सिरका एक मिश्रण है। लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया है सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर एक विकल्प हम टिक तो जरूर मारेंगे। तो हमारा बेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला भी याद रखें आप, CH3COOH, फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। मेथनॉल जिसे हम लोग जहरीली शराब बोलते हैं, ये 1 कार्बन का अल्कोहल है, इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो शराब पी जाती है, जो अल्कोहल पी जाती है, पीने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका एथेनॉल, जिसे फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक है जेम्स वाट। यहाँ देखिए, भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वाट। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। हम्फ्री डेवी, इन्होंने कई सारे तत्वों की खोज की है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, बेरियम, बोरोन, ये सारे। और डेवी लैंप, इन्होंने एक लैंप का आविष्कार किया जिसे डेवी लैंप कहा जाता है। गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात सबसे पहले न्यूटन ने कही। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, न्यूटन ने इस बात को कही। गणित की शाखा कैलकुलस की खोज किसने की? न्यूटन ने की। कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोशिका का शक्ति स्रोत बोल दे, बिजली घर बोल दे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दे, ऊर्जा गृह बोल दे, सबके लिए आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। बी हमारा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये राइबोसोम है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है ये। किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती? कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति है ये नहीं होती, ये अनुपस्थित होती है एनिमल सेल में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ज़्यादातर जो हमारे जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नाभि की खोज की थी, कोशिका में नाभि की खोज की थी। अब एक चीज़ और जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये भी एक प्रकार का लवक ही है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये 2 चीजें, इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। डीएनए कहाँ होता है? जनरली न्यूक्लियस में होता है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। जो डीएनए है, जो कि आनुवंशिक पदार्थ है, ये न्यूक्लियस में होता है। ये डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर ये आरएनए से प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम में बनेगा, राइबोसोम में बनेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास तो भैया खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। बाकी सारे जो कोशिकांग हैं उनको जाना पड़ेगा न्यूक्लियस के पास, गुहार लगाना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा डीएनए दे दो, प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लियस के पास जाना होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये थोड़े से अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल है, अलग टाइप के कोशिकांग हैं। इनके पास बहुत सारे तरह के प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसका डीएनए नहीं लेना पड़ेगा। इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का प्रोटीन फैक्ट्री है।
ये अपने अंदर ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अपना प्रोटीन बनवा सकता है। और सेम बात प्लास्टिड के अंदर, ये जो प्लास्टिड है ये केवल आपको प्लांट सेल में मिलेगा, केवल प्लांट सेल में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए है, ये जब चाहे तब अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है। हर कोशिकांग के पास ये वाली खासियत नहीं है जो इन दोनों के पास है। यूनिक है ये दोनों। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से कौन है जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं? जैसे केवल ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे, या फिर केवल क्लोरीन के परमाणु मिलेंगे, केवल हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, एक ही टाइप का परमाणु होना चाहिए। तो यह है तत्व। जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो आपके यौगिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। और जो आपके मिश्रण होते हैं वो भी 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं। तो जैसे ही 2 या 2 से अधिक तत्व हुए, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु हो गए। जो आपके ये तत्व होते हैं, यानी जो आपके ये एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, और जो आपके ये यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्योर सबस्टेंस, प्योर मैटर या प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इन दोनों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जबकि जो आपके मिश्रण होते हैं, जो आपके मिक्सचर होते हैं, इसे कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है? क्यों? जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो यौगिक होते हैं एक ही प्रकार के अणुओं से निर्मित होते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से निर्मित होते हैं। जबकि जो मिक्सचर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं या फिर अणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है प्योर मिल्क, कहीं पर पैकेट पर लिखा हुआ है कि ये भाई शुद्ध दूध है, प्योर मिल्क है। तो भले ही प्योर मिल्क उस पैकेट पर लिखा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्योर नहीं है। वहाँ पर तो प्योर लिखने का सेंस ये होता है कि उसमें पानी का मिलावट नहीं है। ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टि से मिल्क जो है ये इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें फैट है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं। तो कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है, और जैसे ही मिक्सचर हुआ मतलब वो इम्प्योर मैटर हो गया। बल का गुणनफल है। जो बल होता है, फोर्स होता है, वो होता है द्रव्यमान और गुने में त्वरण। द्रव्यमान गुने में त्वरण, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग, तो ये होता है आपका संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग। भार और वेग, भार अपने आप में बल है, भार अपने आप में बल है, और वेग ये शक्ति का फॉर्मूला है। जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, उससे हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। ठीक है? वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। आपने सुना होगा ना, बल गुने में विस्थापन और बट्टे में यहाँ पर टाइम। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बल गुने में विस्थापन बट्टे में समय, और ये जो विस्थापन बट्टे में समय, इसे हम वेग लिख सकते हैं। तो ये आपका पावर हो गया। तो शक्ति के लिए ये भी फॉर्मूला होता है बल गुने में वेग। और ये है हमारा मोमेंटम, संवेग। संवेग जो है सदिश राशि है, जो बल है सदिश राशि है, जो शक्ति है अदिश राशि है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। हाइड्रोजिनेशन बोले तो हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। ये देख रहे हो, ये है वनस्पति तेल, ये देखो ये है एल्कीन। हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। जैसे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड खुल करके सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये वनस्पति घी है। या तो ऐसे लिख करके आ जाएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, या फिर क्या लिख करके आ जाएगा, असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। या फिर पूछ दिया जाता है कि कौन सा कैटालिस्ट लिया जाता है, तो कैटालिस्ट यहाँ पर लिया जा सकता है निकला पंडित पटेल। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें से किसी भी कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में कन्वर्ट किया जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? मेडुला है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, कौन?
हमारे मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और तीसरा है पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूख लगना, प्यास लगना, तापमान का नियंत्रण ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। मेडुला क्या है? जो ब्रेन स्टेम है, मस्तिष्क स्तंभ है, उनमें ये मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये पॉन्स और ये मेडुला, ये मिलकर कहलाते हैं ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये मिलकर कहलाते हैं। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला मिलकर कहलाते हैं मस्तिष्क का स्तंभ। ये जो मेडुला है इसी से आकर के ये स्पाइनल कॉर्ड देखो कनेक्ट होता है। तो कभी पूछे ब्रेन के किस हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है, तो मेडुला के द्वारा। ये सेरिब्रम है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। और ये सेरिबेलम है, ये वाला हिस्सा जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में ही ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये सेरिब्रम उसी का भाग है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो कि मस्तिष्क स्तंभ का भाग है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क जिसके अंदर ये सेरिबेलम है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है इनमें से किसमें? केरोसिन है, कांच है, मिट्टी है, सीमेंट है। सीमेंट में आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। कांच बनाने में सिलिका का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। मिट्टी में तो होगा ही, मिट्टी तो कई सारी चीज़ों का मिश्रण है। मिट्टी में भूपरपट्टी में ऑक्सीजन भी है। कई तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं मिट्टी में मिले हुए, उनमें ऑक्सीजन हो सकता है। केरोसिन की अगर हम बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। कई सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनका मिश्रण है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई को अगर आप फ्रीली छोड़ दो, स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, तो अपने आप को अलाइन करती है उत्तर और दक्षिण की दिशा में। तो आंसर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप को अलाइन करती है चुंबकीय सुई। ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोजीन वो जीन जो कैंसर करता है उसे हम लोग ऑन्कोजीन बोलते हैं। तो कर्क रोग, कैंसर को हम लोग हिंदी में कर्क रोग बोलते हैं, कर्क रोग हमारा आंसर हो जाएगा। जो जीन कैंसर करता है उसे हम लोग ऑन्कोजीन बोलते हैं। कैंसर के स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कैंसर के अध्ययन को। आंतज्वर किसे बोलते हैं? टाइफाइड को बोलते हैं, टाइफाइड को बोलते हैं आंतज्वर। इंटेस्टिनल फीवर ये होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण। पीलिया यानी कि जॉन्डिस जिससे लीवर प्रभावित होता है, इसी को हम लोग हेपेटाइटिस भी बोल देते हैं। तपेदिक यानी कि क्षय रोग, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन जो आपके ये प्राकृतिक गैस होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका ये मुख्य घटक है। उसके बाद जो बायोगैस होते हैं, जैव गैस होते हैं, इसका ये मुख्य घटक है, या फिर गोबर गैस बोल दें। ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो घरों में जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गैस, कुकिंग गैस, रसोई गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक है। और सिगरेट में जो गैस भरी जाती है वो है ब्यूटेन। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद जो छोटी छोटी होती है, जो उसकी आकृति होती है गोलाकार होती है, इसके पीछे कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन, एक बार वीडियो पॉज करके आप इन सब को पढ़ लें। हम लोग ऑलरेडी एक बार इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार फिर से पढ़िए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। सरफेस टेंशन को लेकर के सवाल जो है यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको जरूर से आप पढ़ लें। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक, सभी जैव बायो कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारे जैव कंपाउंड है जिससे जीव का निर्माण हुआ है। जैव कंपाउंड का मतलब क्या? जिससे जीव का निर्माण हुआ है। तो मूल तत्व कौन है? कार्बन। सी हमारा राइट आंसर। गंधक हम बोलते हैं सल्फर को।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ये जो ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और यही ऊर्जा जो है हम तक पहुँचती है धरती तक। कैसे निर्माण होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसी प्रोसेस में जो है ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। हाइड्रोजन नाभिक जो है आपस में हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होते हैं और हीलियम नाभिक का निर्माण होता है और यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो पृथ्वी तक पहुँचती है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? ठीक इसके विपरीत एक भारी नाभिक होगा जो टूट जाएगा छोटे छोटे नाभिक में और यहाँ भी क्या है कि ऊर्जा निकलती है, यहाँ भी ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन जो परमाणु बम है आपका वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारों में जो चमक होती है वो होती है प्लाज्मा के कारण। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के कारण बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा स्टेट वहाँ पर बनता है जिसके कारण तारों में चमक आती है। खाने का नमक किससे बनता है? यानी कि टेबल सॉल्ट। खाने का नमक जो हम लोग खाते हैं वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। ये किससे बनता है? ये बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया से और ये अभिक्रिया है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच। तो ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है और साथ में यहाँ पर जल बनता है। तो ये जो HCl है ये आपका मजबूत अम्ल होता है और ये मजबूत क्षार होता है। तो मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, बी हमारा राइट आंसर। डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया? अंतः पात्र में किसने बनाया या फिर पेट्री डिश में किसने बनाया या फिर बोल दे लैब में किसने बनाया? डीएनए का संश्लेषण लैब में पहली बार किसने किया था? कॉर्नबर्ग यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है तो कॉर्नबर्ग हमारा आंसर होगा। कभी कभी कॉर्नबर्ग के स्थान पर कॉर्नबर्ग ना दे करके हरबिंद खुराना दे दिया जाता है तो वहाँ पर हरबिंद खुराना हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने किया था या इसके स्थान पर मिलेगा आपको ये नाम, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम यानी कि एटम बम या फिर एटॉमिक बम, ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय संलयन पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम और दोनों ही होते हैं आपके अनियंत्रित। ठीक है, अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है एटम बम, परमाणु बम और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। आंसर हमारा हो जाएगा परमाणु बम का सिद्धांत तो नाभिकीय विखंडन बी। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर होता है उसी में 273.15 जोड़ देते हैं। तो 78 प्लस 273.15 इसको हम जोड़ेंगे तो 351.5 केल्विन आएगा। 273 हम जनरली लेते हैं लेकिन एक्चुअल में 273.15 होता है। तो या तो आप 273 याद रखो या फिर ये पूरा ध्यान में रखो। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है सोडा वाटर। जो सोडा वाटर है ये भी आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है। सोडा वाटर इसमें आपका होता है सॉल्यूट के तौर पर यानी कि विलायक के तौर पर CO2, सॉरी विलय होता है CO2 विलय, और विलायक यानी कि सॉल्वेंट आपका होता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। मान लो पूछ ले कौन सा अम्ल होता है तो कार्बोनिक एसिड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। तो सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंच जाता है इतने मिनट में, 8.19 मिनट। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग में। और चंद्रमा से प्रकाश धरती पर पहुंचने में इतना समय लेता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है तो पहले ये सन से प्रकाश लेगा और फिर वहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होकर के पृथ्वी की सतह पर आएगा तो वो टाइम इतना होगा और सीधा सन से पृथ्वी पर आने में इतना टाइम। ये हाल ही में पूछा गया था BPSC के एग्जाम में। सी हमारा राइट आंसर। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है ये फैट है। ठीक है, ये है फैट। कैसे बनता है? तो सबसे पहले आप लो ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन जो कि होता है CH2OH।
ये फार्मूला आपको याद रखना है, CHOH और CH2OH। ये आपका है ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल। अब देखो यहाँ पर 3 हम लेते हैं फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल। इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना है, 3 फैटी एसिड लेते हैं और तब जाकर के यहाँ पर बनता है आपका ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट है, यहाँ ट्राई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने 3 फैटी एसिड लिया हुआ है। इन दोनों के बीच में ना यहाँ पर बनता है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, आंसर हमारा सी हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पिरिडॉक्सिन। और विटामिन B12, विटामिन B12 के ऊपर बहुत सवाल आता है, विटामिन B1 के ऊपर बहुत सवाल आता है। विटामिन B12 सियानोकोबालामीन, सियानोकोबालामीन, इसमें होता है कोबाल्ट धातु। डी हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा सेट नंबर 9। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें।